देश भर से तमाम लोगों के द्वारा लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखित सवाल पूछे जाएं, उनके जवाब दिए जाएंगे। अभी सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सुजीत गौतम, झारखंड। मूल निवासियों को हिंदू कहे जाने से पहले क्या कहा जाता था? यदि हम ऋग्वेद का, जो ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ है ऐसा ब्राह्मण कहते हैं, और पहला ग्रंथ है, उसमें ब्राह्मणों के लिए देव कहा जाता था और मूल निवासियों के लिए दानव, दैत्य और राक्षस कहा जाता था। जब पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग, विदेशी आक्रांता लोग जब भारत में आए तो उस समय सबसे पहले हिंदू शब्द उनके साथ विदेश से भारत में आया। और ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अर्वाचीन शब्द है, इसलिए ये पुराना शब्द नहीं है, बहुत पुराना नहीं है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत, गीता, इसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। इसे समझना जरूरी है। और पर्शियन भाषा विदेशी है। मूलाराम मेघवाल। ब्राह्मणों ने अपने आप को 3 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में क्यों बांटा? ब्राह्मणों ने अपने को 3 वर्णों में बांटा, ये मूलाराम जी कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसके बारे में पहले हमें जानकारी दीजिए। कहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद इस सवाल का हम जवाब देंगे। सुखदेव वसावा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर लूटना पड़ा? स्वर्ण मंदिर लूटने के लिए इंदिरा गांधी ने आक्रमण नहीं किया था। वहाँ पर मिलिट्री का जो एक्शन इंदिरा गांधी ने किया था 84 में, उसके पीछे 84 का जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला था लोकसभा का, उस चुनाव जीतने का लक्ष्य था ताकि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराया जा सके, हिंदू सिखों का ध्रुवीकरण कराया जा सके और धर्म के आधार पर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करके वोट जीता जा सके। इसके लिए ये किया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा ये वोट लूटने का कार्यक्रम था। नीरज कुमार चंद्रा, बरौर, कानपुर देहात। सर, मेरा सवाल है कि जो हमारे क्रांतिकारी साथी बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वह किसी संगठन के हो, मनोवादी लोग उन क्रांतिकारी साथियों को साजिश के तहत एक एक करके मारने का काम निरंतर कर रहे हैं, जबकि हम बहुजन संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ते हैं और ब्राह्मण गैर संवैधानिक तरीके से हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं।
हम लोग कब तक संविधान के दायरे में रहकर अत्याचार सहन करते रहेंगे, इससे मैं बहुत आहत हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आप हिंसा का सहारा लेकर कोई काम करना चाहते हैं तो आपको किसने रोका? आपको जो उचित रास्ता लगता है वो करिए। हम लोग हिंसा का सहारा लेकर कोई काम नहीं करेंगे। जो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया है, उस संविधान के दायरे में रहकर जो कार्य करना चाहते हैं उन लोगों को साथ में लेकर हम काम करेंगे। जिनको नहीं करना है उनको जो रास्ता ठीक लगता है वो करें। एडवोकेट मणिपाल सिंह बड़ौदकर, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन जिला अध्यक्ष देवास, एमपी में बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले हमने सहायक संगठनों के सहयोग से 8/1/2020 को विशाल रैली निकाली और ज्ञापन दिया। हमें परमिशन नहीं दी। संगठन के निर्देश पर रैली की, लेकिन धारा 188 के तहत एफआईआर मेरे और 3 अन्य हमारे साथियों के विरुद्ध भी की गई। उक्त एफआईआर को खारिज करने के लिए राजकुमार थोरात ने कहा था, मैं पूरे एमपी के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करूंगा, लेकिन आज तक नहीं की। बात भी नहीं करते हैं, फ़ोन काट देते हैं। आपको पिछले वीडियो में सवाल किया था, लेकिन आज तक भी कोई बात नहीं हुई है। क्या राजकुमार जी झांसा मारते रहते हैं? अगर आपके ऊपर 188 के तहत कोई एफआईआर दाखिल हुई है तो एफआईआर की कॉपी सचिवालय पुनः भेज दीजिए। संगठन के लेवल पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजकुमार थोरात करते हैं नहीं करते हैं उनको छोड़ दीजिए, हम अपने लेवल पर कार्रवाई करेंगे। कुशाल मेघवाल गोसाई, नगर नादिया कल्ला, जोधपुर, राजस्थान। सर, मेरा सवाल है कि तानाशाही और राजाशाही एक ही है या अलग अलग है? तानाशाही एक व्यक्ति के नियंत्रण की सत्ता को कहा जाता है और राजाशाही वंश परंपरागत सत्ता को कहा जाता है। राजा के घर में राजा पैदा होता है और राजाशाही कुछ हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज है। तानाशाही इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, वो मिलिट्री की या कुछ ऐसी शक्ति का उपयोग करके सत्ता पर कब्जा करते हैं। चंद्रकांत नागांवकर, स्थापत्य कला के महान कलाकार आज के घुमंतू जाति के हैं, तो उन्हें घुमंतू किसने बनाया और क्यों बनाया? इस देश में जो विदेशी ब्राह्मण हैं उनके और मूल निवासियों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की वजह से घुमंतू जातियों के ऊपर जो मूल निवासी है उनके ऊपर ये जीवन जीने का कठिन प्रसंग आया हुआ है। संगठन के सुप्रीम कोर्ट के वकील माननीय राजकुमार थोरात सर, इनको कार्यकर्ता कॉल करने का वक्त तय किया जा सकता है, निश्चित रूप से तय किया जा सकता है। उस समय पर वो कॉल ले सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। कुणाल वासनिक, जिला यवतमाल से, आपका 2012 में भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में आपने कहा था कि नानकचंद रत्तू घर की साफ सफाई कर रहे थे। साफ सफाई करते वक्त उन्हें कुछ शराब की बोतलें मिली और वह बोतल लेकर बाबा साहब के पास गए और कहा कि बाबा साहब, आप तो पीते नहीं हो, फिर यह शराब की बोतलें घर पर कैसी? तो बाबा साहब ने नानकचंद रत्तू को कहा कि तुझे पता नहीं है कि नेहरू अपने यहाँ आते जाते रहते हैं, तुझे समझना चाहिए कि ऐसा आपने अपने भाषण में कहा था। तो यह क्या किस्सा है और इससे क्या सबूत है? आप हमें ये प्रमाण करके बताइए, क्योंकि यवतमाल में हम जब भी प्रचार करते हैं बामसेफ का, तो हम
लोग हमें यही सवाल पूछते हैं और हमारा विरोध करते हैं, विस्तार से बताइए। कुणाल वासनिक जी, आप जिस विषय पर मैंने भाषण दिया था उसका वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास भेज दीजिए और पहले आप सुन लीजिए। जो लोग संदर्भ विहीन बात करते हैं उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब आम्बेडकर के निर्देशों के विरोध में काम करते रहते हैं और फिर भी बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते रहते हैं। वो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। इसलिए पहले आप वो पूरा वीडियो कार्यक्रम का सुन लीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। उसके बाद सवाल जब पूछोगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। लोग सवाल पूछते हैं तो वो क्या सवाल पूछते हैं, कौन सवाल पूछते हैं और किस संदर्भ में पूछते हैं। अगर आपको जवाब देना नहीं आता है तो हमारे सीनियर लोगों से संपर्क करिए, मगर आप पहले पूरा भाषण सुन लीजिए। आदित्य कुमार, सर मेरा सवाल यह है कि जब हम 85% है तो इधर जब 85% की बात होती है उधर बचे हुए 15% में संगठन के द्वारा मात्र 3.5% की बात की जाती है कि यानी ब्राह्मण हमारा शोषण करता है, तो बचे हुए 11.5% लोग हमारे हितैषी है क्या? कृपया आप अपना राय दें। हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो वास्तविक दुश्मन है उस दुश्मन को दुश्मन कहा जाए, उसका प्रचार किया जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों को इस काम को करने के लिए पहल करके जोड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण पहल करके जोड़ने का काम करता है, क्षत्रिय और वैश्य पहल करके ये काम नहीं करते हैं। इसलिए वो साइलेंट सपोर्टर है और पहल करके काम करने वाला काम ब्राह्मण करते हैं। इसलिए वास्तविक दुश्मन और वास्तविक शत्रु वही है, इसे समझना जरूरी है। सरिता यादव, योगेंद्रनाथ मंडल की कहानी बयां करिए। इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी हुई है, रिपीट सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। जगदीश बाली, आपको बस इतना सा सवाल है कि हम 20 साल से वामसिप भारत मुक्ति का काम करने के बाद आज क्यों दोबारा बीजेपी सत्ता में आई? क्या ईवीएम से सत्ता में आई? तो क्या इसका इलाज में और 20 साल लगेगा? क्यों बहुजनों को मूल्यवासी सत्ता से पीछे है? रिजेक्ट उल्टा क्यों है? सत्ता कब मिलेगी मूल्यवासियों को? आज एक भी सीट क्यों नहीं आती है? मूल्यवासी बोल कर क्या हासिल? केडर कैम्प कर पैसे देकर क्या फायदा हुआ? आज तक क्यों झूठ बोला? भारत के 30 करोड़ जनता सड़कों पर उतरेगी, कब उतरेगी? जगदीश बाली जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका पोस्टल एड्रेस और आपका टेलीफोन नंबर बताइए, तो आपको अगले बार इसका विस्तार से जवाब दिया जाएगा। दिलीप भेतासिया, सर ये राइट ऑफ क्या है? अभी ये 28,000 करोड़ रुपए की माफ़ी दी गई मोदी, चोकसी, माल्या को, तो बचाव में जावड़ेकर ने कहा माफ़ी नहीं दी गई है पर राइट ऑफ किया है। तो सर इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जो शासक वर्ग होता है वो शब्दों का खेल खेलता है। बीजेपी वाले इसीलिए केवल राइट ऑफ के नाम पर शब्दों का खेल कर रहे हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। दिलीप घट से, रिस्पेक्टेड सर, वी नो दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इनफ, बट वी नीड साइमल्टेनियसली द पर्सन लाइक यू हुज दैट। अभी हम लोग एक आंदोलन
फिर इस बात को आगे बढ़ाया खापर्डे साहब ने। फिर इस बात को खापर्डे साहब के द्वारा हमारी जिम्मेदारी लगाई गई और इस तरह से हम लोग इस बात को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और इस आंदोलन में नेतृत्व का शून्य कभी निर्माण पहले नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसे समझने की जरूरत है। गौतम आर.के. बौद्ध, आदिवासियों को बाबा साहब ने आदिवासी शब्द से एसटी में क्यों परिवर्तित किया? बाबा साहब ने एसटी के रिजर्वेशन के लिए क्या काम किया? आदिवासी बोलते हैं कि जयपाल मुंडा ने ही आदिवासियों के लिए काम किया, मार्गदर्शन करे। ऐसा प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के बीच में झगड़े लगाने का काम कर रहे हैं और आदिवासियों का सेग्रीगेट करने का ब्राह्मणों के इशारे पर दलाली करते हुए कर रहे हैं। उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। बाबा साहब और जयपाल मुंडा में कभी कोई टकराव नहीं था, कभी कोई झगड़ा नहीं था और संविधान लिखने की जिम्मेदारी बाबा साहब आम्बेडकर की थी। इसके आधार पर ये अधिकार और इसकी लड़ाई झगड़ा करने का और इसके लिए संवैधानिक आधार प्रोवाइड करने का सारा काम बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा किया गया है। ऐसा हिस्टोरिकल सबूत है। जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं उन लोगों को सबूत मांगिए। बगैर सबूत के वो बातें कर रहे हैं तो किसी न किसी के इशारे पर कर रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। आशीष बिरला, सर क्या ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उच्च नीच, छुआछूत और जातिवाद और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी या नहीं? सर प्लीज़ बताइए। बिल्कुल नहीं लड़ी थी। ये लोग केवल हमारे लोगों का आज़ादी के आंदोलन में समर्थन हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे थे ताकि ब्राह्मणों का समर्थन मिल सके और ब्राह्मण अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हो सके। इसे समझने की ज़रूरत है। सर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ब्राह्मण मंगल पांडे ने की थी या फिर हमारे किसी मूल निवासी ने इस पर ध्यान दिए? मेरठ में मंगल पांडे था ही नहीं। अगर आप मेरठ में जाइए तो मेरठ में जो डॉक्यूमेंट और जो पत्थर पर लोगों के नाम खोदे हुए हैं उसमें कहीं पर भी मंगल पांडे का कोई नाम खोदा हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा। तो इसके आधार पर मंगल पांडे का हिस्टोरिकल नाम गलत है ऐसे कहा जा सकता है। एमडी रवि, सर ओबीसी एससी एसटी के दुकानों पर भगवा झंडा लगवाकर जबरदस्ती हिंदू बनाया जाता है तो क्या आप उस पर एफआईआर करेंगे? यदि जो दुकानदार है वो अगर ऐसा करने के लिए सहमति से हमारे पास कंप्लेंट करता है तो उसके आधार पर एफआईआर किया जा सकता है। अगर वो इसके लिए लिखित कंप्लेंट करे तो किया जा सकता है हमारे पास। विकास डी, सर ब्राह्मणों ने बुद्धिज़्म खत्म करके सारे बुद्ध विहार पर कब्जा कर लिए और हिंदूकरण किया, लेकिन आम लोग जो बुद्धिस्ट थे वो क्यों इन हिंदूकरण के मंदिर में जाने लगे? इसका जवाब दीजिए प्लीज। विकास डी, ब्राह्मणों ने बुद्धिज़्म के बुद्ध विहारों पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद में आज भी बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके गर्भगृह में बुद्ध की ही मूर्ति है। उन विहारों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और जिन विहारों में बुद्धिस्ट लोगों को जाने की इजाज़त थी वो लोग बुद्ध विहार समझकर परंपरा से जाते रहे। वो मंदिरों में थोड़ी जाते रहे, वो तो बुद्ध विहारों में जाते रहे और बाद में ब्राह्मणों ने कब्जा करके उन विहारों को
मंदिरों में रूपांतरित कर दिया, इसे समझने की जरूरत है। और बाद में उन लोगों को, जो बुद्धिस्ट थे, उन लोगों को इस देश में जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो कब्जा करने वाले लोगों ने पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया और इस तरह से उनका जो ओरिजिनल इतिहास था वो इतिहास दबा दिया गया। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो इस इतिहास का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, जमीन के नीचे गड़प हो गया होता। लालचंद मेहरानिया, सर मेरा एक सीधा साधारण प्रश्न है कि आजकल बहुजन समाज के और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा फेसबुक पोस्टरों पर लोग शर्मनाक तरीके से सवाल जवाब क्यों करने लगे हैं, जबकि वह सरकार प्रशासन में हो तब कुछ नहीं बोलता और लिखा जाता है। हमारे लोगों के बीच में दो बातें हैं, एक तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और जो है उनको दूरदृष्टि का अभाव है और इस वजह से वो छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। उसी वजह से उनको गुलाम बनाए रखना ब्राह्मणों को संभव होता है, ये उनको समझ में नहीं आता है, इस वजह से ऐसा होता है। नरेंद्र गोस्वामी, हमारे ज़्यादातर संगठन उस प्रभावशील व्यक्ति के बाद जाने पर बिखरने क्यों लगते हैं? क्या वामसिफ जो आपके वर्चस्व में हैं, क्या आपके जाने के बाद इसमें बिखराव नहीं आना चाहिए? उसके लिए आप क्या व्यवस्था की गई? हम नहीं चाहते ये संगठन टूटे। इसके पहले भी मैंने इस तरह के सवालों का जवाब दिया गया है। जब वामसिफ शुरू की गई तो दीना भाना जी के द्वारा इस मामले को शुरू किया गया। बाद में इसका नेतृत्व काशीराम जी के पास आया। काशीराम जी के जाने के बाद में इसका नेतृत्व वामसिफ का डीके खापरडी जी के पास में आया। डीके खापरडी जी के द्वारा इसका नेतृत्व वामन मेश्राम यानी मेरे पास आया और मैं लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूँ और निश्चित रूप से हम लोगों ने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया और यहाँ तक पहुँचाते वक्त इस आंदोलन में कहीं पर भी नेतृत्व का शून्य पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन लीडरशिप बरकरार रहती है। नरेंद्र गोस्वामी, महेश चौहान, हुई शूद्रा में बाबा साहब ने आर्य शब्द को जातिवाचक नहीं कहा, आपकी क्या राय है? हुवर्द शूद्रा में उन्होंने कहाँ पर, कौन से पेज में ये लिखा हुआ है, वो सारा का सारा हमें लिखकर भेजिए ओरिजिनल, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। प्रमोद सैनी, सर आर्यभट्ट क्या भारत के मूल निवासी थे? अगर भट्ट शब्द का अर्थ ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है और इसलिए कोई भी ब्राह्मण भारतीय नहीं है, वो विदेश से आया है, आक्रमणकारी है, हिंसक है। इसके सारे सबूत दुनिया लेवल पर उपलब्ध है। मंतू पटेल, बिहार से, जिला पूर्वी चंपारण से हूँ। मेरा प्रश्न है, बहुत लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ गौतम क्षत्रिय थे और हिंदू धर्म को मानते थे, क्या ये बात सच है, सत्य है? हम उन लोगों को समझाते हैं कि उस समय हिंदू धर्म का नामो निशान भी नहीं था, फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आता है, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले जो बात हमें समझना होगा, वैदिक धर्म जिसको कहा जाता है उसमें 4 वर्णों की व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको बनाने का काम ब्राह्मण विदेशियों ने बनाया था और हमारे लोगों ने उसको स्वीकार किया, ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर बुद्ध वर्ण व्यवस्था को मानते तो फिर उनको क्षत्रिय माना जाता। बुद्ध जिस गण संस्था की पैदाइश थे, वो गण संस्था में
एक व्यवस्था थी कि राजा रोटेशन से बनाया जाता था और उसके लिए जन्मजात क्षत्रिय होना जरूरी नहीं था। ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था में राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना अनिवार्य पूर्व शर्त थी और गण संस्था में राजा रोटेशन से हुआ जा सकता था, उसके लिए क्षत्रिय होना जरूरी नहीं था। और इसीलिए बुद्ध ने अपने को क्षत्रिय मानने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है। इसे सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक दूसरा मुद्दा है कि हिंदू नाम का जो शब्द है वो पर्शियन भाषा बोलने वाले आक्रमणकारी जो मुस्लिम थे जो भारत में आए, उनके द्वारा भारत में यह शब्द आया। उसके पहले ये शब्द उपलब्ध ही नहीं था। मुसलमानों के आक्रमण और आगमन के पहले भारत के लिटरेचर में हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं है। इसे समझने की और जानने की ज़रूरत है। आपको खुद सीनियर बामसेब के कार्यकर्ताओं से सही तरीके से जानने की, समझने की और मदद लेने की ज़रूरत है अगर किसी को समझाना है तो। नीलेश शेवड़े सर, राजरत्न जी फेसबुक पर बुद्धा एंड धम्मा के बारे में जानकारी देने का कार्यक्रम ले रहे थे। उसमें वो सिद्धार्थ गौतम के गोत्र के बारे में बता रहे थे। तो क्या बहुजन मूल निवासियों का गोत्र होता है या नहीं होता है? अगर गधेपंथी और नालायकी राजरतन ने किया तो उसका जवाब उसके नालायकी का उसी को पूछो, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। शिवम सिंह गौतम, ग्राम रसूलपुर, कुरवा खुर्द से विद्यार्थी मोर्चा जिला यूनिट कानपुर देहात से हूँ। हमारा सवाल है सर, जैसे हम लोग कैडर करते हैं और SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज में जन्मे अपने महान पुरुषों के विचारधारा को बताने का काम करते हैं, तो ब्राह्मण व्यवस्था के लोग मारने की धमकी देते हैं और संगठन में न काम करने के लिए बोलते हैं। तो सर मार्गदर्शन करें कि हम लोगों को गांधी जैसे या सर उधम सिंह जी का नियम अपनाना चाहिए। हमें संगठित रूप से इस काम को करना चाहिए और संगठित रूप से संविधान के दायरे में रहकर काम करो। जो लोग गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हमारे पास सारे सबूतों के पास लिख कर दे दो, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। श्रीकांत सरवदे, भारतीय बेरोजगार मोर्चा महासचिव, सोशल मीडिया, महाराष्ट्र। सर मेरा छोटा नया बिजनेस था लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया है। इस वजह से मेरा आर्थिक हालत बेहद ख़राब हुई है। क्या बामसेब मुझे कुछ मदद कर सकता है? सचिवालय में सारा डिटेल विस्तार से लिख कर भेजिए, उसके बाद विचार करेंगे। अविनाश पगारे, सर लॉकडाउन के दौरान सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, डिलीवरी बॉयज़ आदि को उनका नाम पूछकर खरीद फरोख्त किए जाने के कई मामले सामने आए हैं और यदि बिक्री करने वाला मुसलमान होता है तो बहिष्कार किया जाता है। ऐसी घटना को किस तरह से रोका जा सकता है? इसके अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत है और किसी फल विक्रेता को सब्जी विक्रेता के साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो उनसे एफिडेविट लिखवा कर हमारे पास भेजिए। हम लोग इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने वाले हैं। प्रफुल्ल कुमार जेना, ओडिशा, कटक। सर हम लोगों को समझाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ब्राह्मणों की पार्टी है, उनसे वोट न दे। लोग पूछते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ही दोनों पार्टी है, हम और किसको अपना वोट दे, बताइए। ये प्रफुल्ल कुमार जेना जी, ये आपके द्वारा लोगों को जागृत ना करने का नतीजा है। इसकी वजह से ये समस्या पैदा होती है। जब आप जागृत करोगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। दिलीपगढ़ से, संविधान बदला जा सकता है क्या? संविधान बदलने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल्स में कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है, बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। वीरेंद्र मौर्य, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश। सर मेरा सवाल यह है कि भारत में पहले बौद्ध धर्म था या हिंदू धर्म? ब्राह्मण लोग कहते हैं भारत में हिंदू धर्म था,
उसके बाद बौद्ध धर्म बना। क्या यह बात सही है? कृपया इसके बारे में बताइए कि हिंदू धर्म कब बनाया गया। हिंदू धर्म कभी भी नहीं था। ब्राह्मणों का जो धर्म है वो वर्ण धर्म है। वर्ण धर्म में ब्राह्मण का एक धर्म है, क्षत्रिय का एक धर्म है, वैश्य का एक धर्म है और शूद्र का सेवा करने का त्रैवर्णिकों का एक धर्म है। तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। जब आक्रमणकारी मुसलमान भारत में आए तो उनके साथ हिंदू शब्द आया, पर्शियन भाषा का शब्द है। तो ब्राह्मणों ने ये सोचा कि इस शब्द का उपयोग करने से ब्राह्मणों के नेतृत्व में बहुसंख्यक लोगों को इकट्ठा करके वोट हासिल किए जा सकते हैं। तो दावपेच के तहत ब्राह्मणों ने प्रचार के लिए हिंदू शब्द ग्रहण किया हुआ है। ये केवल दावपेच है, अन्यथा ऐसा कोई शब्द उपलब्ध नहीं है। वीरेंद्र रजक, जंदाहा वैशाली के निवासी हूँ। मेरे वोट देकर सरपंच बना और हमारा जमी दाखिल कर लिया तो मारपीट कर पूरा परिवार को घायल कर केस दर्ज करा दिया। इंचार्ज सरपंच से मिला हुआ है, हम लोगों का सुनता नहीं है। कृपया मार्गदर्शन करें। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर हमारे पास लिख कर भेजिए, इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। प्रकार चंद, मेरा सवाल है कि कोरोना की आड़ में और मूल्यवासी बहुजन समाज को रामायण और महाभारत में उलझा कर बहुजन क्रांति मोर्चा के बढ़ते आंदोलन को रोकना तो नहीं है। निश्चित रूप से वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने लोगों को जगाने का काम करिए। गाँव के विकास के बजाय कस्बों और शहरों का विकास क्यों किया गया? गाँवों के रोजगार खत्म किसने किया? गाँव के निचले तबकों को शहरों तक कौन लेकर गया? गाँवों का विकास होना जरूरी है, मगर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ज़्यादा विकास करने के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो शहरों के तरफ चलो। शहर की ओर ये कार्यक्रम भी चलाया गया था। तो ज़्यादा विकास करने के लिए शहर का रास्ता नापना चाहिए। उत्तम सोनकामड़े, पुणे। सर, कोर्ट में आरोपी को गीता की कसम दी जाती है, क्या ये संविधान के दायरे में है? जो ब्राह्मणों का धर्म मानते हैं उनके लिए संविधान के दायरे में है। जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग धर्म ग्रंथ पर शपथ के लिए, अगर मुसलमान है तो वो कुरान मांग सकता है, बुद्धिस्ट है तो धम्मपद मांग सकता है, सिख है तो गुरु ग्रंथ साहब मांग सकता है, और कानून में ऐसी व्यवस्था है। पुष्पेंद्र, भोगिनीपुर। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जिला यूनिट, कानपुर देहात। सर, हमारा सवाल है कि जिन विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाया जा रहा है उसका क्या मतलब समझा जाए। और सर, मैं बताना चाहता हूं कि 2020 की बीए सेकंड ईयर की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि मनु महाराज का इस देश में क्या योगदान था। तो सर, ऐसे दुष्ट इंसान का इस देश में क्या योगदान हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। कहाँ पर कौन से यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाई जाती है उसके बारे में हम लोगों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ पहले एविडेंस दीजिए, उसके बाद ही इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। राहुल कुमार, दुडिया, मऊ, कानपुर देहात से। मेरा सवाल है कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ। लोगों को गांव में छोटे छोटे प्रोग्राम करके जागृत करता हूँ। बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा के बारे में बोलता हूँ, अंधविश्वास के बारे में बोलता हूँ। मनोवादी लोग विरोध भी करते हैं। क्या बोलने में कोई समस्या हो सकती है? निश्चित रूप से जब आप ब्राह्मणवाद के विरोध में बोलते हैं तो केवल इतने बारे में बोलिए, वर्ण व्यवस्था के विरोध में बोलिए, जाति व्यवस्था के विरोध में बोलिए, अस्पृश्यता के विरोध में बोलिए, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा इसके बारे में बोलिए, महिलाओं को दास बनाया इसके बारे में बोलिए, नोमैडिक ट्राइब को बहिष्कृत किया इसके बारे में बोलिए, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए सेग्रीगेट किया इसके विरोध में बोलिए। आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपके लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपका संगठन मजबूत होगा। जितेंद्र कुमार, बर्धन। सर, मेरा सवाल यह है कि ओबीसी के लोग कर्मकांड पूजा पाठ को छोड़ नहीं रहे। क्या ओबीसी के लोग ब्राह्मण के गुलामी को करने के स्वीकार कर रहे हैं? हम लोगों को ब्राह्मण के मानसिक गुलामी से ओबीसी को कैसे जगाया जाए?
कर्मकांड का मुद्दा उठाने के बजाय वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, शूद्रत्व ओबीसी पर थोपा और घुमंतु जातियों का बहिष्कृत किया, महिलाओं को दास बनाया, इन मुद्दों के विरोध में ओबीसी लोगों को या तमाम बहुजनों को जागृत करने का काम करिए, लोग आपका साथ देंगे। राजेश कुमार चौधरी, राजेश चौधरी मथुरा, मैं जानना चाहता हूँ ये गुलाम भारत में साइमन कमीशन का स्वागत लाहौर में सर छोटू राम जी कर रहे थे, तो लाला लजपत राय विरोध कर रहे थे, तो वहाँ किस की पार्टी की सरकार थी? लाला लजपत राय ब्राह्मणों के आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में थे। सर छोटू राम जी पंजाब में जो जाट जाति है, जो वर्ण व्यवस्था में जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया था, उस जाति के थे। तो ब्राह्मणों की साजिश को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत करके अपने लोगों को अधिकार हासिल करने की कोशिश की, इसके लिए स्वागत किया। इधर महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वागत किया था और पंजाब में सर छोटू राम जी ने स्वागत किया था, लखनऊ में यदी सिंह चौरासिया जी ने स्वागत किया था। तो ये लोग जागृत थे, पढ़े लिखे थे और कानून के जानकार थे और अपने लोगों को हक अधिकार मिल सकता है इसके बारे में जागृत थे। दुखंती कुमार, मसूरिया, बलिया, उत्तर प्रदेश। आदरणीय वामन मेश्राम साहब, हमारे यहाँ भीम चर्चा गांव-गांव में घूमकर भीम के विचारों का प्रचार प्रसार महिलाएं करती है। क्या हम भीम चर्चा के साथ बामसेब का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं, मगर बामसेब के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन से करिए। डॉक्टर प्रियंका गौतम, ग्राम अंगदपुर, मुंगीसापुर, कानपुर देहात। जब बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान नहीं लागू होता तब सभी महिलाओं की कैसी स्थिति थी? गुलामी की स्थिति थी। सर, बाबा साहब आम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू कोड बिल के बारे में कृपया जानकारी दीजिए। हिंदू कोड बिल पुस्तक नहीं था, ये एक कानूनी दस्तावेज था, इसको आपको सही तरीके से समझना होगा। राज रहांगड़े, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपको कोरोना के RT-PCR टेस्ट के आंकड़ों की रियलिटी पर कितना यकीन है और यह किसकी सलाह अनुसार है, जबकि उक्त टेस्ट के कुछ प्रतिशत आंकड़ों के गलत पाए जाने की संभावना रहती है। उसके बावजूद भी आपके द्वारा भारत सरकार से टेस्टिंग की मांग से अधिकांश बहुजनों के जीवन से खिलवाड़ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान में रैपिड टेस्ट के 95% फॉल्स रिजल्ट आए तो क्या गारंटी है कि RT-PCR टेस्ट किट के रिजल्ट भी सही पाए जाएंगे? जानकारी में आ रहा है कि मरीजों के ऊपर ड्रग ट्रायल किया जा रहा है। ये जो कोरोना का टेस्ट का मामला हम लोग उठा रहे हैं क्योंकि केवल लॉकडाउन किया जा रहा है और शरीर में अगर कोरोना का प्रभाव है और टेस्ट नहीं हुआ तो बगैर टेस्ट के ही मर जाएगा।